हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं आर के एजुकेशन क्लास। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बीए प्रोग्राम सेकेंड या थर्ड सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस की यूनिट 6 राज्य की प्राकृतिक पर समकालीन विचार विमर्श। और इससे रिलेटेड 5 यूनिट्स में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आपको चैनल की प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी। आज हम पढ़ेंगे राज्य की प्राकृतिक पर समकालीन विचार विमर्श। परिचय। हमारे जीवन में असंख्य कार्यों को पूर्ण करते हुए जैसे कानून और व्यवस्था के रखरखाव, सीमा सुरक्षा, घरेलू हिंसा, पहचान पत्र, राष्ट्रीय ध्वज, ट्रैफिक लाइट और इतने पर संबंधित कानून के संपत्ति अधिकारों के रखरखाव से लेकर राज्य संख्यात्मक तरीकों से खुद को प्रकट करता है। हालांकि आधुनिक राज्य 16वीं शताब्दी के आसपास सभ्यता के इतिहास में विकसित हुआ है और इसके बाद वर्तमान राजनीतिक प्रणाली के एक विकल्प विन्यास की कल्पना करना मुश्किल लगता है। दुनिया भर के देशों का तुलनात्मक ऐतिहासिक विश्लेषण स्पष्ट रूप से बताता है कि प्राचीन यूनानी शहर राज्यों, रोमन और चीनी साम्राज्यों और अन्य साम्राज्य प्रणाली के रूप में राजनीतिक संरचनाओं के विभिन्न मंडल थे। तो बताते हैं कि हमारे जीवन में असंख्य कार्यों को पूर्ण करते हुए जैसे कानून व्यवस्था के रखरखाव, सीमा सुरक्षा, घरेलू हिंसा, पहचान पत्र, राष्ट्रीय ध्वज, ट्रैफिक लाइट और इतने पर संबंधित कानूनों से संपत्ति अधिकारों के रखरखाव से लेकर राज्य संख्यात्मक तरीकों से खुद को प्रकट करते हैं और आधुनिक राज्य 16वीं शताब्दी के आसपास सभ्यता के इतिहास में विकसित हुए हैं और आधुनिक राज्य 16वीं शताब्दी के आसपास सभ्यता के इतिहास में विकसित हुए हैं और इसके बाद वर्तमान राजनीतिक प्रणाली के एक वैकल्पिक विन्यास की कल्पना करना मुश्किल लगता है और प्रेजेंट में राजनीतिक प्रणाली के एक वैकल्पिक विन्यास की कल्पना करना मुश्किल टफ लगता है। दुनिया भर के देशों का तुलनात्मक ऐतिहासिक विश्लेषण स्पष्ट रूप से बताता है कि प्राचीन यूनानी शहर राज्यों, रोमन और चीनी साम्राज्यों और अन्य साम्राज्य प्रणालियों के रूप में राजनीतिक संरचनाओं के विभिन्न मंडल थे। हालांकि ये प्रणालियां उस युग के दौरान न मानव सभ्यताओं के लिए योग्यता के रूप में दिखाई दी बल्कि आधुनिक समय में राष्ट्रीय राज्यों की अपरिहार्यता के सम्मान भी। उन्होंने धीरे धीरे आधुनिकता, प्रौद्योगिकी, सामग्री, प्रगति और विचारों को विकसित करने की चुनौतियों का सामना करा किया। आधुनिक राज्य प्रणाली को भी वैचारिक और व्यवहारिक रूप से ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा ये दुनिया भर में अलग अलग रूपों में आधुनिक राष्ट्रीय राज्यों के विकास को देखती है और ये इस तरह के परिवर्तन के लिए जिम्मेदार कुछ प्रमुख ऐतिहासिक और भौतिक कारकों का विश्लेषण करता है और ये दुनिया भर के अलग अलग रूपों में आधुनिक राष्ट्रीय राज्यों के विकास को देखती है और साथ ही इस तरह के परिवर्तन के लिए जिम्मेदार कुछ प्रमुख ऐतिहासिक और भौतिक कारकों का विश्लेषण करता है। शुरुआत में पश्चिम यूरोप में और बाद में दुनिया के अन्य भागों में यह उदारवादी दुनिया में राज्य के कुछ प्रमुख गर्भाधान को भी प्रस्तुत करेगा जो एक ही समय में उभरते हुए उपनिवेशवादी राज्यों और सुरक्षा राज्यों द्वारा लड़ा जा रहा है। अंतिम खंड में आधुनिक राज्य प्रणालियों द्वारा सामना की जाने वाली कुछ प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें सरलता और कठिनाई को प्रतिबंधित किया जाएगा, जिसके साथ राज्य प्रणाली खुद को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए और अपने प्रवृत्तियों की तरह दूर नहीं होने का संकेत दे रही है। रचना। आधुनिक राज्य का विचार और संगठन का आगमन 16वीं शताब्दी में यूरोप के रूप में जाना जाता है। आधुनिक राज्य का विचार और संगठन का आगमन 16वीं शताब्दी में यूरोप के रूप में जाना जाता है। अपने केंद्रीकृत और विस्तारित रूपों में राज्यों का सबसे पहला समेकन पश्चिमी यूरोप में हुआ और
अपने केंद्रित और विस्तारित रूपों में राज्यों का सबसे पहला समेकन पश्चिमी यूरोप में हुआ। यह संक्रमण सहज और शांतिपूर्ण नहीं था और यह संक्रमण सहज और शांतिपूर्ण नहीं था। कई ऐतिहासिक कारक महत्वपूर्ण थे, अर्थात फर्स्ट इज युद्ध करना। इटली ने कहा कि युद्ध ने राज्य बना दिया और राज्य ने युद्ध बना दिया। इटली ने कहा कि युद्ध ने राज्य बना दिया और राज्य ने युद्ध बना दिया। इटली 1975 से 42। इसलिए राज्यों को डिजाइन द्वारा नहीं बल्कि अंत समूह, युद्ध और क्षेत्र राजधानी के अनपेक्षित परिणामों और संसाधनों द्वारा बनाया गया था। चार्ल्स टीली के अनुसार इस विकास को सुविधाजनक बनाने वाली तीन केंद्रीय प्रक्रियाएं हैं और चार्ल्स टीली के अनुसार इस विकास को सुविधाजनक बनाने वाली तीन केंद्रीय प्रक्रियाएं हैं। फर्स्ट इज युद्ध के साधनों को नियंत्रित करने के लिए शासक इन आवश्यक संसाधनों पुरुषों, हथियारों, आपूर्ति, धन आदि के निरीक्षण में शामिल थे। यह उन लोगों से थे जिन्होंने मुआवजा दिया या उनसे वंचित होना चाहते थे। इस प्रक्रिया को संभव बनाने के लिए प्राधिकार के केंद्रीय संगठन में हिंसक शक्ति की एकाग्रता के साथ प्रतिद्वंदी समूहों के बड़े पैमाने पर समाज के साथ सुव्यवस्थित होने की आवश्यकता थी। इसका मतलब राज्य के स्तर पर हिंसा को केंद्रित करना था ताकि संसाधनों के लिए बाहरी खतरों से बचा जा सके। बंदूक पाउडर की बढ़ती प्रतिस्पर्धा, तकनीकी प्रगति के साथ शासकों के हाथों में हिंसा शक्ति के प्रभावी एकाग्रता के माध्यम से युद्धों की अधिक निष्कर्षण की आवश्यकता होती थी। युद्ध के साधनों को नियंत्रित करने के लिए शासक इन आवश्यक साधनों के निष्कर्षण में शामिल थे और उन लोगों से थे जिन्होंने मुआवजा दिया या उनसे वंचित होना चाहते थे। इस प्रक्रिया को संभव बनाने के लिए प्राधिकार के केंद्रीय संगठन में हिंसक शक्ति की एकाग्रता के साथ प्रतिद्वंदी समूहों के बड़े पैमाने पर समाज के साथ सुव्यवस्थित होने की आवश्यकता थी और इसका मतलब था कि राज्य के स्तर पर हिंसा को केंद्रित करना था ताकि संसाधनों के लिए बाहरी खतरों से बचा जा सके। बंदूक पाउडर की बढ़ती प्रतिस्पर्धा, तकनीकी प्रगति के साथ शासकों के हाथों में हिंसा शक्ति के प्रभावी एकाग्रता के माध्यम से युद्ध की अधिक निष्कर्षण की आवश्यकता होती है। राज्य के प्रकार, प्रमुख लक्षण, आर्थिक निर्वाह मोड, प्रादेशिक समझ, प्रशासनिक संस्थान। साम्राज्यों, युद्ध निर्माण की क्षमता, व्यापार मार्गों के साथ श्रद्धांजलि, आक्रमण और विरोध के अनुसार क्षेत्रीय सीमाओं को स्थानांतरित करना, शासन संरचनाएं और संस्थाएं, प्रशासन के दूरगामी द्वारा बनाए गए साम्राज्य के सुदूर हिस्सों पर सीमित प्रशासनिक अधिकार। साम्राज्य युद्ध की क्षमता, व्यापार मार्गों के साथ श्रद्धांजलि, आक्रमण और विद्रोह के अनुसार क्षेत्रीय सीमाओं को स्थानांतरित करना, शासन संरचनाएं और संस्थाएं, प्रशासन के दूरगामी द्वारा बनाए गए साम्राज्य के सुदूर हिस्सों पर सीमित प्रशासनिक अधिकार। राज्य 8वीं और 14वीं शताब्दी के बीच प्रतिस्पर्धा करने के लिए अधिकारियों के अधिकार, क्षेत्राधिकार, राज्यों सहित विभिन्न समिति गुटों के बीच विघटनकारी प्रवृत्तियां, कौथलिक चर्चा और समिति राज्यों के बीच संघर्ष, निर्णय लेने की शक्ति के वर्चस्व पर कृषि और भूमि के उप अनुबंध, समिति अर्थव्यवस्था, जागीरदारों ने वफादारी और प्रभु को श्रद्धांजलि अर्पित की और विशेष अधिकारों के बदले में राजाओं, मुख्य रूप से संचित राजधानियों पर केंद्र प्रादेशिक राज्य मौजूद थे, लेकिन राज्य के भीतर भूमि के उप ठेकेदारी में राज्यों, कुलीनों, पदरियों, किसानों आदि को शामिल करने के लिए अलग अलग पदानुक्रम थे। राजनीतिक संपदा जैसे उत्तरी इटली और फ्लैंडर्स, सार्वजनिक नियम, सामूहिक या संपदा आधारित विधानसभाओं, संसदों, आहार और नगर परिषदों के कारण शासक निकायों के रूप में व्यक्तिगत नियम के विपरीत है। व्यापार और निर्माण
ज़्यादातर शहरों और कस्बों पर आधारित थे। व्यापार निर्माण जो थे वो ज़्यादातर कस्बों और शहरों पर निर्धारित थे। प्रतिरूपण शासक संरचना, शासकों के बीच शक्ति द्वैतवाद और प्रतिनिधित्व के अधिकार शामिल हैं। पूर्ण राज्य 14वीं और 16वीं शताब्दी के राजशाही बनामा बैरान ऑन राइट अथॉरिटी, राज्यों को पूर्ण राजशाही में समेकित करना, शासन करने के लिए राजा का द्वि अधिकार और संवैधानिक राजशाही पर कानून का नियम साहित्य चर्चा का प्राधिकरण कम हो गया। किसी दिए गए क्षेत्र पर सम्राट का एकल संप्रभु शासन था और किसी दिए गए क्षेत्र पर सम्राट का एकल संप्रभु शासन था। बीच जैसे फ्रांस, स्पेन और इंग्लैंड, राज्यों के भीतर स्थायी और पेशेवर स्थायी सेना और नौकरशाही उभरने लगी। राज्यों के भीतर स्थायी और पेशेवर स्थानीय सेना और नौकरशाही उभरने लगी। केंद्रित अभाज्य शासन, समलैंगिकता की प्रवृत्ति थी। मुद्रा, किराया, व्यापार, वाणिज्य, व्यापारिकता, प्रशासन की एकीकृत प्रणाली के अनुरूप समेकित क्षेत्र शामिल थे और प्रशासन की एकीकृत प्रणाली के अनुरूप समेकित क्षेत्र शामिल थे। आधुनिक राज्यों की वेस्टफेलियन प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय कानून के उद्भव के लिए, हालांकि एक न्यूनतम अर्थ में औद्योगिकरण, बाजार अर्थव्यवस्था, कृषि पूंजीवाद के साथ मिलकर निश्चित सीमाओं के साथ राज्यों को एक समान प्रशासनिक प्रणाली के माध्यम से शासित होने के लिए निश्चित क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर सांस्कृतिक रूप से समरूप आबादी को शामिल किया गया था। नागरिकों का प्रतिनिधित्व, अवैयक्तिक नौकरशाही शासन, कानून बनाने के आधुनिक तरीके, निष्पादन और स्थापना, नागरिकों की निगरानी और वर्गीकरण के नए साधन तैयार किए गए थे और सीमाओं के भीतर सांस्कृतिक रूप से समरूप आबादी को शामिल किया गया था। नागरिकों का प्रतिनिधित्व, अवैयक्तिक नौकरशाही शासन, कानून बनाने के आधुनिक तरीके और निष्पादन और संस्थागत, नागरिकों की निगरानी और वर्गीकरण के नए साधन तैयार किए गए थे। सेकेंडरी, शक्ति और हिंसा को केंद्रित करने की इस आवश्यकता के कारण राज्य के प्रशासनिक तंत्र के विकास के लिए कर, जुर्माना, ऋण वसूली आदि के माध्यम का प्रयोग किया गया और शक्ति और हिंसा को केंद्रित करने की इस आवश्यकता के कारण राज्य के प्रशासनिक तंत्र के विकास के लिए कर, जुर्माना, ऋण वसूली आदि के माध्यम को प्रयोग किया गया, जिसके माध्यम से युद्ध में, जैसे कि राष्ट्रीय सेना, सैनिकों को और पुलिसों के रखरखाव के लिए आवश्यक भुगतान, वेतन और प्रशासकों का एक निकाय भी शामिल था। सामाजिक क्षेत्र में आर्थिक संसाधन और सुरक्षा का विस्तार प्रशासनिक तंत्र द्वारा किया गया था और सामाजिक क्षेत्र में आर्थिक संसाधन और सुरक्षा का विस्तार प्रशासनिक तंत्र द्वारा किया गया था, जो तेजी से न केवल युद्ध के दौरान बल्कि शांति काल के दौरान इसका हस्तक्षेप केंद्रीकृत हो गया था और युद्ध के दौरान बल्कि शांति काल के दौरान इनका हस्तक्षेप केंद्रीकृत हो गया था ताकि नए अधिकृत विशेष अधिकारों का औचित्य साबित हो सके। थर्ड इज, इनकी वजह से तीसरी प्रक्रिया प्रारंभ हुई जिसमें घरेलू राजनीति, नागरिक समूह के निर्माण, राज्य के केंद्रीकृत राजनीतिक प्राधिकरण की संस्था में विरोधाभासी रूप से युद्ध छेड़ने और युद्धों के लिए संसाधनों पर कब्जा करने के उद्देश्य के साथ सौदेबाजी शामिल थी। इसमें राज्य के कई विशेष कार्यों को पूरा करने वाले नागरिकों की प्रशासनिक तंत्र को मजबूत किया गया। इनकी वजह से तीसरी प्रक्रिया प्रारंभ हुई जिसमें घरेलू राजनीतिक नागरिक समूह के निर्माण, राज्य के केंद्रीकृत राजनीतिक प्राधिकरण की संस्था में विरोधाभासी रूप से युद्ध छेड़ने और युद्धों के लिए संसाधनों पर कब्जा करने के उद्देश्य के साथ सौदेबाजी शामिल थी। इसमें राज्य के कई विशेष कार्यों को पूरा करने वाले नागरिकों के प्रशासनिक तंत्र को मजबूत किया गया। टीली आगे इन केंद्रित प्रक्रियाओं के सार्वभौमिक अनुप्रयोग के बारे में बताते हैं कि इन नागरिक समूह के हाथों में शक्ति, एकाग्रता की सीमा और राज्य भिन्नताओं को जन्म देती हैं। अधिक केंद्रीकृत राज्य ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन में उभरे, जबकि जर्मनी और इटली 19वीं शताब्दी के अंत में एकजुट हुए और
अधिक केंद्रीकृत राज्य ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन में उभरे, जबकि जर्मनी और इटली 19वीं शताब्दी के अंत में एकजुट हुए। हैग और हेरोप 2014। सेकेंड इज पूर्ण जागरण और सुधार। आधुनिक राज्य का महामारी विज्ञान का आधार पश्चिमी यूरोप में पूर्ण जागरण और सुधार आंदोलनों की बौद्धिक परंपराओं में निहित है। आधुनिक राज्य का महामारी विज्ञान का आधार पश्चिमी यूरोप में पूर्ण जागरण और सुधार आंदोलन की बौद्धिक परंपराओं में निहित है, जिसने व्यक्तिवाद, स्वायत्तता और राजनीतिक और धार्मिक क्षेत्र के अलगाव, पहले सार्वजनिक और बाद के रूप में के आधार पर आधुनिकता के विचार की वकालत की। मध्यकालीन यूरोप की विशेषताओं में राजनीतिक अधिकार यानी राज्यों और धार्मिक प्राधिकरण यानी चर्चा के बीच सत्ता, धन और अधिकार के लिए होने वाले संघर्ष और अस्थिरता शामिल थे। धार्मिक प्राधिकरण यानी चर्चा के बीच सत्ता, धन और अधिकार के लिए होने वाले संघर्ष और अस्थिरता शामिल थे। कैथोलिक चर्चा की भ्रष्ट प्रथाओं के खिलाफ प्रोटेस्ट सुधारवादी आंदोलन ने भी ईसाई राष्ट्रमंडल में सेंधा लगा दी और धार्मिक सत्ता की राजनीतिक शक्ति को कमजोर कर दिया। संरक्षक राजनीतिक शक्तियों द्वारा समर्थित 1618 से 1648 तक 30 वर्षों के युद्ध में धार्मिक संघर्ष का समापन हुआ और 1618 से 1648 तक 30 वर्षों के युद्ध में धार्मिक संघर्ष का समापन हुआ, जिससे 1648 में वेस्टफेलिया की संधि के साथ समापन किया गया था। यह संधि आधुनिक राज्यों के विकास के इतिहास में एक ऐतिहासिक वर्तमान की स्थापना करती है और यह संधि आधुनिक राज्यों के विकास के इतिहास में एक ऐतिहासिक परिवर्तन की स्थापना करती है। वेस्टफेलिया और आधुनिक राज्यों की संधि 1948 में स्पेन, डच और जर्मनी के बीच 30 साल के युद्ध को समाप्त करते हुए संधि ने एक आधुनिक राज्य की आवश्यक विशेषताओं को निर्मित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें शामिल हैं परिभाषित क्षेत्रीय सीमाएं। फर्स्ट इज परिभाषित क्षेत्रीय सीमाएं। अधिक या कम परिभाषित सीमाओं के साथ लोगों, वस्तुओं और सेवाओं के संचलन को नियंत्रित करती है। अधिक या कम परिभाषित सीमाओं के साथ लोगों, वस्तुओं और सेवाओं के संचलन को नियंत्रित करती है। सेकेंड इज जनसंख्या। नागरिकों और दूसरों के संदर्भ में कल्पना की गई। जनसंख्या पर नागरिकों और दूसरों के संदर्भ में कल्पना की गई। थर्ड इज संप्रभुता और शासन। बल के वैध आभास पर एक अधिकार का दावा करने और अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में सर्वोच्च निर्णय लेने वाली इकाई होना, प्रशासन की एक प्रणाली जैसे कि काराधन जैसे कार्य, नागरिकों को कुछ न्यूनतम समर्थन के साथ सजा देने आदि। फोर्थ इज मान्यता। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और राज्य की स्वीकृति के रूप में कुछ भावनाएं इसके दावे वाले क्षेत्र पर संप्रभु है। मान्यता, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और राज्य की स्वीकृति के रूप में कुछ भावनाएं इसके दावे वाले क्षेत्र पर संप्रभु है। स्किनर राष्ट्र के रूप में आधुनिक राज्य की इस समझ को प्राप्त रूप से पकड़ लेता है और स्किनर राष्ट्र के रूप में आधुनिक राज्य की इस समझ को प्राप्त रूप से पकड़ लेता है, जैसे कि राजनीतिक आकांक्षाएं शासक और शासित दोनों से अलग एक सीमांत क्षेत्र पर सर्वोच्च अधिकार क्षेत्र के साथ एक शक्तिशाली शक्ति के एकाधिकार का दावा करके समर्थित और एक स्तर का आनंद ले रहे हैं। समर्थन या अपने नागरिकों से वफादारी। थर्ड इज सामाजिक अनुबंधन, परंपरा और संप्रभुता की धारणा। नई शक्ति के स्थापित होने के बाद संप्रभुता की अवधारणा अब सहमति और अनुबंध की वैचारिक धारणाओं द्वारा निर्मित की गई। नए शक्ति के स्थापित होने के बाद संप्रभुता की अवधारणा अब सहमति और अनुबंध की वैचारिक धारणाओं द्वारा निर्मित की गई। हैग एट अल 2017 प्रसिद्ध दार्शनिक
जो बाइडेन ने ईसाई धर्म और समस्तवाद के विपरीत युद्ध और शांति, मुद्रा, प्रशासन, न्यायिक नियुक्तियों आदि के लिए जिम्मेदार और निर्विरोध विधायी शक्तियों के लिए एक ही प्राधिकरण की आवश्यकता और योग्यता पर जोर दिया। और फ्रांसीसी दार्शनिक जो बाइडेन ने ईसाई धर्म और सत्तावादी के विपरीत युद्ध और शांति, मुद्रा, प्रशासन, न्यायिक नियुक्तियों आदि के लिए जिम्मेदार और निर्विरोध विधायी शक्तियों के लिए एक ही प्राधिकरण ईश्वर से अपनी शक्ति प्राप्त करने की आवश्यकता और योग्यता पर जोर दिया। मध्यकाल के स्थान पर था। अंग्रेजी के दार्शनिक थॉमस हॉब्स ने अपने क्लासिक लेविथन में एक काल्पनिक सामाजिक अनुबंध से उत्पन्न पूर्ण संप्रभुता प्राधिकरण की अवधारणा का विस्तार किया, जो शांति, सुरक्षा और स्थिरता की व्यवस्था प्रदान करके व्यक्तियों की ओर से प्रशासन करने के लिए संप्रभु को अधिकृत करता है। अन्यथा एक के कारण अनिश्चित अराजक समाज जिसमें तर्कसंगत आत्मसंरक्षण वाले व्यक्ति शामिल होते हैं। और अंग्रेजी के दार्शनिक थॉमस हॉब्स ने अपनी क्लासिक लेविथन में एक काल्पनिक सामाजिक अनुबंध से उत्पन्न पूर्ण संप्रभुता प्राधिकरण की अवधारणा का विस्तार किया, जो कि शांति, सुरक्षा और स्थिरता की व्यवस्था प्रदान करके व्यक्तियों की ओर से शासन करने के लिए संप्रभु को अधिकृत करता है। अन्यथा एक के कारण अनिश्चित अराजक समाज जिसमें तर्कसंगत आत्मसंरक्षण वाले व्यक्ति शामिल होते हैं, जो आत्मा समन्वित उपायों के माध्यम से अपने अस्तित्व की क्षमता को अधिकतम करने की मांग करते हैं। संप्रभु को पूर्ण अधिकार दिए गए थे, जैसे युद्ध लड़ना, करों को बढ़ाना आदि, और केवल व्यक्तियों द्वारा इसके खिलाफ विद्रोह को वैध सहारा देना, क्योंकि समूह को उनके जीवन को खतरा होने का प्रशंसनीय माना जाता था। दूसरी ओर एक काल्पनिक सामाजिक अनुबंध के अंग्रेजी दार्शनिक जॉन लॉक की धारणा ने जीवन के प्राकृतिक अधिकारों, स्वतंत्रता और संपत्ति के संरक्षण के रूप में मौलिक संप्रभुता की विधायी शक्ति को सीमित करने के लिए प्राकृतिक अधिकारों के एक तत्व सामाजिक अनुबंध को जारी रखा। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अगर लोगों के प्राकृतिक अधिकारों को खतरे में डालते हुए यह मनमाने और अप्रभावी रूप से शासन करते हैं, तो लोगों को सरकार को उखाड़ फेंकने का अधिकार है। और उन्होंने प्राकृतिक अधिकारों के एक तत्व सामाजिक अनुबंध जारी रखा, और उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अगर लोगों के प्राकृतिक अधिकारों को खतरे में डालते हुए अपने मनमाने और अप्रभावी रूप से शासन करते हैं, तो लोगों को सरकार को उखाड़ फेंकने का भी अधिकार है। लोग सरकार को हटा भी सकते हैं। ऐसा होने पर लोग नए विधायक चुन सकते हैं, और ऐसा होता है अपने मनमाने चलाती है सरकार, तो लोग उसको जगह दूसरे नए विधायक को चुन सकते हैं। सहमति और पारस्परिक दायित्वों और कर्तव्यों के मौन अनुबंध के इस विचार ने आधुनिक लोकतांत्रिक राज्यों की नींव रखी। और सहमति और पारस्परिक दायित्वों और कर्तव्यों के मौन अनुबंध के इस विचार ने आधुनिक लोकतांत्रिक राज्यों की नींव रखी। यह आदर्श अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, फ्रेंच रिवॉल्यूशन और मैन ऑफ द सिटीजन एंड द सिटीजन के अधिकारों की घोषणा में अच्छी तरह से परिलक्षित होते हैं। लोगों में संप्रभु अधिकार रखकर और कुछ अधिकारों को अयोग्य घोषित करके आधुनिक लोकतांत्रिक राज्यों के योग ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक में प्रवेश किया। हालांकि शासन के लिए प्राधिकार के केंद्रीयकरण के स्तर को अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न माना जाता है। उदाहरण के लिए यूएसए में संघीय प्राधिकरण को फ्रांस के विपरीत घटक इकाई के अधिकारों द्वारा सीमित किया गया था। उदाहरण के लिए यूएसए में संघीय प्राधिकरण को फ्रांस के विपरीत घटक इकाइयों के अधिकारों द्वारा सीमित किया गया था, जिसने शासन के अधिक केंद्रीकृत रूप को अपनाया। इन राज्यों ने वेस्टफेलिया की संधि के दौरान आधुनिक राज्य की समझ को समझ लिया, जिसमें क्षेत्र, सीमा, जनसंख्या, संप्रभुता
और शासन प्रणाली मान्यता भी शामिल है। 34 राष्ट्रीयवाद, राष्ट्रीय और राष्ट्रीय राज्य का विचार राज्यों से जुड़े मायावी और जटिलता को और बढ़ाता है। राष्ट्रीय और राष्ट्रीय राज्य का विचार राज्यों से जुड़े मायावी और जटिलता को और बढ़ाता है। राष्ट्रीय शब्द लैटिन में जन्म स्थान को संदर्भित करता है और राष्ट्रीय शब्द लैटिन में जन्म स्थान को संदर्भित करता है और इसलिए राष्ट्रीय की सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत समझ में से एक अचल संपत्ति के भाग पर अपने अधिकार जताने से संबंधित है और अचल संपत्ति के भाग पर अपने अधिकार जताने से संबंधित है, जबकि जातीय और जनजातीय समुदाय अपने जन्म स्थान से दूर जा सकते हैं। वो अपने जन्म स्थान से दूर जा सकते हैं। राष्ट्रीयता का विचार साझा सांस्कृतिक इतिहास और प्रथाओं के माध्यम से मृत भूमि के लिए एक भावनात्मक बंधन को विकसित करता है और राष्ट्रीयता का विचार साझा सांस्कृतिक इतिहास और प्रथाओं के माध्यम से मृत भूमि के लिए एक भावनात्मक बंधन को विकसित करता है। आमतौर पर राष्ट्रीयता के दावे आत्मनिर्णय के अधिकार के साथ साथ भारत में खालिस्तानी आंदोलन या फ्रेंच भाषी द्वारा स्वायत्तता की मांगों के रूप में मृत भूमि और उसके संसाधनों पर संप्रभु अधिकारों का प्रयोग करने से के अधिकार से है। जैसे कनाडा में कनाडाई राष्ट्रीयवाद, जबकि जातीय और जनजातीय समुदाय अपने जन्म स्थान से दूर जा सकते हैं, बट राष्ट्रीयता का विचार साझा सांस्कृतिक इतिहास और प्रथाओं के माध्यम से मृत भूमि के लिए एक भावनात्मक बंधन को विकसित करता है और आमतौर पर राष्ट्रीयता के दावे आत्मनिर्णय के अधिकार के साथ साथ भारत में खालिस्तानी आंदोलन या फ्रेंच भाषी द्वारा स्वायत्तता की मांगों के रूप में मृत भूमि और उसके संसाधनों हैंग एंड होरोप पर संप्रभु अधिकारों का प्रयोग करने के अधिकार से है। जैसे कि कनाडा में कनाडाई राष्ट्रीयवाद हालांकि एक आम भाषा सांस्कृतिक संबद्धता और एकता की सुविधा दे सकती है, दैनिक जनमत संग्रह के रूप में पुकार के माध्यम से यह व्यक्तिपरक और सामूहिक पहचान का प्रतीक है। एंडरसन राष्ट्रीय को काल्पनिक समुदाय के रूप में समझता है। दैनिक जनमत संग्रह के रूप में पुकार के माध्यम से यह व्यक्तिपरक और सामूहिक पहचान का प्रतीक है। एंडरसन राष्ट्रीय को काल्पनिक समुदाय के रूप में समझता है। राष्ट्रीयवाद की उत्पत्ति की व्याख्या करने के लिए दो प्रमुख सैद्धांतिक दृष्टिकोण हैं। बारहमासी सिद्धांत यह तर्क देता है कि राष्ट्रीयता मानव का एक स्वाभाविक सार्वभौमिक और बारहमासी हिस्सा है जो एक विकासवादी ऐतिहासिक तरीके से विकसित भावुक लगाव के रूप में है। दूसरी ओर आधुनिकीकरण के सिद्धांत राष्ट्रीयता को एक सामाजिक निर्माण के रूप में देखता है जो आधुनिक समाजों में औद्योगिक निर्माण, पूंजीवाद, अवनति, संप्रभुता और नौकरशाही राज्यों के उदय आदि जैसी प्रक्रियाओं के कारण संक्रमण के कारण संभव हुआ है। राष्ट्रीयवाद की वृद्धि हालांकि एक समान प्रक्रिया नहीं रही है। राष्ट्रीयवाद की वृद्धि हालांकि एक समान प्रक्रिया नहीं रही है और इसे प्रासंगिक कारकों द्वारा आकार दिया गया है पश्चिमी यूरोप के लिए चर्च के अधिकार में गिरावट और राज्य के राष्ट्रवाद के लिए धार्मिक धर्मयुद्ध का मार्ग प्रस्तुत हुआ है जो आम जनता की धार्मिक, भाषाई या भाषाई पहचान पर आधारित था। अमेरिका के मामले में रूप से एक अमीर कुलीन विदेशी सरकार द्वारा शोषण का विरोध करने वाले लोगों की एक सामूहिक चेतना थी। फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांतियों और स्वतंत्रता की घोषणा ने स्वतंत्रता और समानता की अवधारणाओं की पुष्टि की जो आधुनिक राष्ट्रवाद की आधारशिला बन गई। आत्मनिर्णय और राष्ट्रीयता के सिद्धांत पूर्वी यूरोप में साम्राज्यों के टूटने के परिणाम स्वरूप विशिष्ट पहचानों पर आधारित विशिष्ट राष्ट्रीयताओं को जन्म देते हैं और ये स्वतंत्रता और समानता की अवधारणाओं की पुष्टि की जो कि आधुनिक राष्ट्रवाद की
आधारशिलता है बन गई हैं और आत्मनिर्णय और राष्ट्रीयताओं के सिद्धांत पूर्वी यूरोप में साम्राज्यों को टूटने के परिणाम स्वरूप विशिष्ट पहचान पर आधारित विशिष्ट राष्ट्रीयताओं को जन्म देता है। एशियाई और अफ्रीकी राज्यों में यह मुख्य रूप से उपनिवेशवाद का अनुभव था और एशियाई और अफ्रीकी राज्यों में यह मुख्य रूप से उपनिवेशवाद का अनुभव था, जिसने पश्चिमी यूरोपीय के आधुनिक राष्ट्रीय राज्यों के विपरीत उपनिवेशिक राष्ट्रवाद का विकास हुआ और जिसने पश्चिमी यूरोपीय के आधुनिक राष्ट्रीय राज्यों के विपरीत उपनिवेशिक राष्ट्रीयवाद का विकास हुआ, जबकि उपनिवेशिक राष्ट्रीयवाद ने एक शोषणकारी विदेशी सरकार के शासन की प्रतिक्रिया में चेतना प्राप्त की। इसने आधुनिक यूरोपीय प्रवचन के प्रभाव में पश्चिमी यूरोप राज्यों के कुछ साधनों और संस्थानों को भी अपनाया और इसने आधुनिक यूरोपीय प्रवचन के प्रभाव में पश्चिमी यूरोपीय राज्यों के कुछ साधनों और संस्थानों को भी अपनाया। राज्य की अवधारणा संस्थागत बन गई और राज्य द्वारा निष्पादित विभिन्न प्रतीकात्मक और आवश्यक कार्यों के माध्यम से आंतरिक हो गई। सीमा का सीमांकन, जिसमें सटीक मानचित्र निर्माण के माध्यम से समुद्री सीमा शामिल है और मानचित्र जिसमें सटीक मानचित्र निर्माण के माध्यम से समुद्री सीमा शामिल है और बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा और सीमा आंदोलनों पर नियंत्रण राज्य द्वारा बाहरी संबंधों का प्रावधान भी शामिल करता है। आंतरिक रूप से राष्ट्रीय गान और ध्वज का सम्मान करने जैसी प्रतीकात्मक प्रथाओं और द्वारा आधुनिक राज्य के प्रवचन को मजबूत किया गया है और आंतरिक रूप से राष्ट्रीय गान और ध्वज का सम्मान करने जैसी प्रतीकात्मक प्रथाओं द्वारा आधुनिक राज्य के प्रवचन को मजबूत किया गया है। राज्य के सिद्धांत ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना ना भूलें, जिससे इस वीडियो का प्रॉफिट उन्हें भी हो। और आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।